नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, वीडियो, कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स कह सकते हैं आप। क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 2 जो था हमारा चल रहा वो कह सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक दोनों में इंक्लूडेड है। आप लोगों को पता होगा यहाँ पर लिखा हुआ है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एल्कली मेटल स्पेक्ट्रा। अब कहेंगे कि फिजिक्स में एल्कली मेटल्स कहाँ से आ गई, तो केमिस्ट्री का पार्ट है। तो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हों या फिजिक्स स्टूडेंट्स हों, आप बीएससी में पढ़ रहे हैं, आप एमएससी में पढ़ रहे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, जेआरएफ, ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड दिस इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ सीएसआईआर नेट एग्जाम अंडर द कैटेगरी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। और हम कंटिन्यूटी में चलते आ रहे हैं। हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिस्कस किया है, फाइन स्ट्रक्चर, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर वहाँ डिस्कस की, और हीलियम का स्पेक्ट्रम डिस्कस किया। नाउ वी विल टॉक अबाउट एल्कली मेटल स्पेक्ट्रा। हमने हीलियम को, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो हमने हीलियम को हैंडल करने का एक बड़ा अनोखा तरीका जो था वो ईजाद किया। वो क्या था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है भैया, ये एक इलेक्ट्रॉन अलग मान लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन अलग मान लीजिए, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंडिविजुअली 2 हाइड्रोजन लाइक एटम्स की तरह बिहेव करते हुए मान के हमने एनर्जी इंटरैक्शन, उसका स्पेक्ट्रम, वी डिस्कस्ड ऑल दैट। सो टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस एल्कली मेटल स्पेक्ट्रा, ऑल द एल्कली। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मैं बोलती जाती हूँ और मैं बताती हूँ कि आप लोग इसको नोट कीजिए, आप लोग इसको नोट कीजिए। सो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी हैविंग रेडीमेड नोट्स इन योर हैंड्स. So you will have to start this topic from the description of alkali metals, that those are multi electron system. हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हमें पता है क्वांटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटायरली डिफरेंट बिहेव करते हैं, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज जो रहती हैं वो हम इंक्लूड कर लेते हैं. सो ऑल द alkali atoms are, you will write, आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, that all the alkali metals are multi electron atoms. They have 1 electron outside their cloud shell of electrons. ऐसे जो सिस्टम है इनको हम क्या कंसीडर करेंगे, हमें पता है कि एक वैलेंस शेल रहती है हमेशा एटम्स के अंदर जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा बाकी सबको हम कोर कहेंगे, क्लाउड शेल कहेंगे. तो हमेशा जो ऐसे सिस्टम्स हैं उनको इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है एल्कली मेटल्स में खास करके हमें पता है कि उनके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है. वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s1, 4s1, 5s1 इस तरीके से 3rd शेल, 4th शेल, 5th शेल इनमें जाता रहता है एज वी प्रोसीड इन एल्कली मेटल ग्रुप फ्रॉम सोडियम ऑनवर्ड्स. तो बिल्कुल उसी तरीके से जो बाहर वाला जो एक इलेक्ट्रॉन एक अकेला बच गया बेचारा, वो एक अकेला बेचारा ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, बेचारा इस तरीके से घूम रहा है. सो क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन उसको हम बोलते हैं. तो अब जो पेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, वो अपने एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो उनके जो ये रहता है एक्सियल वेक्टर ये रहता है, तो एक अगर क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और नेट इफेक्ट खत्म हो जाता है. लेकिन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह जाता है, उसकी वजह से एटम को एंगुलर मोमेंटम मिलता है, जो कि मैं कहूँ कि नॉन जीरो एंगुलर मोमेंटम से मिल जाता है. सो आप लोगों को क्या लिखना है इस टॉपिक के अंदर, यू विल राइट ऑल द एल्कली मेटल्स आर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन outside their cloud shell of electrons. Inner electrons constitute a core and outer electron is termed as optical electron or valence electron. Since the complete shell do not contribute either to orbital or spin angular momentum of the atom, total angular momentum of alkali atoms is entirely due to their valence electrons. So the spectra of alkali atoms, the alkali metals, is determined by the states of valence electron. इतना आपको लिख देना है. और जो मैंने इससे पहले ब्ला आपको कहानी समझाई कि जो एक अकेला बेचारा बच गया, आपने उसको अकेला छोड़ा, वो अकेला जो है वो एटम को एंगुलर मोमेंटम दे देगा, वो एटम को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों प्रोवाइड करेगा. क्योंकि जो अंदर वाले घुसे बैठे हैं चोर, वो पेयर के अंदर है, उन्होंने अपने कपल्स, उन्होंने अपनी जोड़ियां बना रखी हैं और वो जोड़ियां एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, वो अपने आप में बिजी हैं. सो दे विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन द एंटायर आउटर वर्ल्ड. तो उस आउटर वर्ल्ड में कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, वो आउटर इलेक्ट्रॉन.
यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई कि एल्कली मेटल्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एल्कली मेटल्स। इतना लिखने के बाद आपको हेडिंग, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा एल्कली मेटल स्पेक्ट्रा का, उसके बाद एक हेडिंग दे देंगे आप एनर्जी लेवल्स, क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। सो लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम एटम। सोडियम से हम स्टार्ट होकर आगे अपनी कहानी को शुरू कर सकते हैं, बिकॉज बाकी सारे एल्कली मेटल्स सोडियम लाइक बिहेवियर ही शो करेंगे। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट करेंगे इस सोडियम के एनर्जी लेवल्स को। सो यू विल गिव हेडिंग हियर एनर्जी लेवल्स ऑफ sodium atom, energy levels of sodium atom। हम सोडियम एटम के एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे यहाँ पर इस हेडिंग के अंदर, और आपको लिखना क्या होगा, यू विल टॉक अबाउट atomic number of sodium। we know that atomic number of sodium is 11 and its electronic configuration in ground state is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. This is electronic configuration of sodium, and we know that these 10 electrons constitute the inner core, the inner which we call cloud shell electrons, and this outer shell electron is the valence electron, and these inner shell electrons don't contribute in either in orbital angular momentum or in spin angular momentum. Only the valence electrons in the 3s orbital or 3s state is responsible for the angular momentum of the atom. This angular momentum may be orbital or it may be spin. तो वही कहानी मैं फिर बोल रही हूँ, वहाँ पर हमने जनरल बात करी थी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। यहाँ हमने वही बात, भैया वो सारा कॉन्सेप्ट उठाकर हमने किसके ऊपर थोप दिया, सोडियम के ऊपर। सो सोडियम के अंदर हमें पता है कि जो फर्स्ट एक थर्ड शेल के अंदर जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो वैलेंस है, वो अकेला है बेचारा, वो अकेला अब प्रोवोक करेगा एटम को। बाकी सब ने अपनी जोड़ियाँ बना रखी हैं, तो वो अकेला एटम जो रहेगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंटायर एटम। नाउ वी नो दैट, उसके बाद की कहानी अब जो मैं बोल रही हूँ आप उसको लिख लीजिए। नाउ वी नो दैट सोडियम एटम इज अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम एंड एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन बोथ n एंड l। हमें ये पता है कि अगर कोई एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो उसकी एनर्जी n और l दोनों पर डिपेंड करती है। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इन दोनों पर डिपेंड करेगी। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है दैट मूव्स इन नेट फील्ड ऑफ न्यूक्लियस एज वेल एज कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए क्या रहती है स्ट्रक्चर, हमें पता है ये न्यूक्लियस है सोडियम का। अब ये है फर्स्ट शेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड यहाँ पर रहेगी सेकेंड शेल। इस सेकेंड शेल के अंदर हमें पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मैं इकट्ठी शो कर रही हूँ, 2s 2p हमें पता है, ऑर्बिट शो कर रही हूँ, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे और दिस आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। अब रहता क्या है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेचारा एक अकेला, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एटम। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस न्यूक्लियस के साथ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक बंधन बना रखा है इसने। हमें पता है न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अट्रैक्शन में भी है। और ये जो बाकी सारी क्लाउड शेल है, ये जो अंदर घुसे बैठे हैं चोर अपनी जोड़ियां बनाकर, इनके साथ भी इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन रहेगी बिकॉज these are also charged, and this is the major difference between one electron system and multi electron system। वन इलेक्ट्रॉन में तो सिर्फ अट्रैक्शन ही थी, हाइड्रोजन के केस में वहां सिर्फ प्यार 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 मोहब्बत थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। यहाँ दुश्मनी भी है। सो हमें उस दुश्मनी और प्यार का बैलेंस बनाकर दिखाना पड़ेगा कि सोडियम किस तरीके की स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोवाइड करता है। सो आपको लिखना होगा द वैलेंस और ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन मूव्स इन नेट फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना रहेगा Ze। अगर हम सोडियम के बजाय कोई और ले लें तो Ze, अदरवाइज इट इज 11e इन केस ऑफ सोडियम। and core of the electrons, I am repeating the statement, the valence or optical electron moves in net field of nucleus, अब ब्रैकेट में लिख दीजिए चार्ज Ze and core of electrons।
द कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अ शील्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड द ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन। ये बीच में आ गए हैं, इन दोनों के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के प्यार के बीच में ये तीसरा दुश्मन बंधन बनाए बैठा है। So this shielding effect makes the energy level of sodium dependent on orbital angular momentum quantum number L along with principal quantum number n। तो यही जो शील्डिंग इफेक्ट है, इसकी वजह से ही एनर्जी L पे भी डिपेंड करने लग जाती है, N पर तो डिपेंड करेगी जस्ट लाइक हाइड्रोजन। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन देयर एग्जिस्ट नो सच कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and there is no such changes in energy levels. That is why in case of hydrogen 3s 3p 3d all the levels lie at same energy levels exactly, क्योंकि L डिफरेंट सिर्फ N पर एनर्जी डिपेंड करती है हाइड्रोजन में। सो अगर L की वैल्यू डिफरेंट है 3s 3p 3d, तीनों में डिफरेंट क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 3s 3p एंड 3d, इसके लिए L0 L1 L2, L डिफरेंट है इनका लेकिन N इनका सेम रहता है। हाइड्रोजन में ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ N पे डिपेंड करती है, इस वजह से इन सब की एनर्जी सेम रहती है। एग्जैक्टली सेम इन केस ऑफ 4s 4p 4d 4f, उन सब की एनर्जी भी हाइड्रोजन में सेम रहती है, बिकॉज वहां पर ऐसा कोई कोर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी वजह से, और यही जो मेजर डिफरेंस रह जाता है शील्डिंग इफेक्ट का, इसी वजह से दोनों के स्पेक्ट्राज में चेंजेस आ जाते हैं। सो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम एल्कली मेटल स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन के केस में 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f की जो आपसी एनर्जी है 3s 3p 3d की आपस में सेम रहती है, 4s 4p 4d 4f इनकी एनर्जी आपस में सेम रहती है। बट इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स दिस वॉन्ट हैपन, क्योंकि एनर्जी L पर डिपेंड करने लगी है। तो अब वो जो डिफरेंसेस है वो हम शो करेंगे। सो नाउ इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर बनाना है स्पेक्ट्रल सीरीज, या मैं कहूँ कि एनर्जी लेवल्स इन केस ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि एल्कली मेटल्स, या मैं सोडियम की बात करूँ तो वो स्पेक्ट्रल सीरीज का आप यहाँ पर हेडिंग दे देंगे एंड यू विल ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ फॉर सोडियम। सो एनर्जी लेवल डायग्राम सोडियम का हमें बनाना है। सो जो एनर्जी लेवल सोडियम का ड्रॉ करना है, उस एनर्जी लेवल के अंदर हम बात करेंगे पहले सिंपल नोटेशन की, हम एनर्जी लेवल्स शो करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल रिप्रेजेंट फाइन स्ट्रक्चर इन दैट। सो आपको यहाँ पर हेडिंग देना होगा स्पेक्ट्रल सीरीज इन केस ऑफ सोडियम, या किसी और एल्कली मेटल की हमारा सब हेडिंग रहेगा सेकंड वन। और जस्ट लाइक हाइड्रोजन जैसे प्रिंसिपल शार्प फंडामेंटल डिफ्यूज सीरीज वहाँ पर थी, बिल्कुल सेम यहाँ भी रहेंगी। सो मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रही हूँ एनर्जी लेवल्स। यहाँ पर रहेगा S लेवल शो करेंगे, P शो करेंगे, D शो करेंगे, F शो करेंगे हमें। और हम सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात ही कर रहे हैं, बैलेंस शेल से ही स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज 3s, मान लीजिए ये मेरा 0th लेवल है एंड दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। जैसे जैसे नीचे चले जाते जाएंगे एनर्जी विल बी मोर नेगेटिव 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 एंड स्टेबिलिटी विल बी मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर मैंने 3s लेवल को शो कर दिया है और मुझे पता है मुझे 3p भी शो करना है और 3d भी शो करना है। सो जो 3p रहेगा और यहाँ कहीं पर हायर एनर्जी में आ जाएगा, 3d इससे भी ज़्यादा हायर एनर्जी में चला जाएगा। सो 3s 3p 3d हमने शो कर दिए। 4s जो रहेगा वो यहाँ आएगा, 4s 4p इससे भी ऊपर चला जाएगा, 4d उससे भी ऊपर चला जाएगा और 4f उससे भी ऊपर चला जाएगा। एनर्जी में ऊपर ऊपर जाते जाइए, सीढ़ी 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 चढ़ते चले जाइए। अब 5s हमें पता है यहाँ पर आएगा, 5s 5p उससे भी ऊपर, 5d उससे भी ऊपर, 5f उससे भी ऊपर, यहाँ पर फिर 6s and levels will go on. अब in this spectral series you will say there are 4 types of spectral series which are observed in the spectrum of alkali metals just like hydrogen, and those are principal series, sharp series। इनके नेम प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज, फंडामेंटल क्यों है, मैंने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में इनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप लोग उस वीडियो को वहाँ पर जाकर ज़रूर देखें। जिन्होंने देखा है ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा।
सो प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूज, इनके नेम ऐसे ही नहीं दे दिए गए, इनके पीछे भी कहानियां हैं, वो कहानियां हम बता चुके हैं। सो प्रिंसिपल सीरीज आपको डिफाइन क्या करना होता है, ऑल द ट्रांजिशंस दैट स्टार्ट फ्रॉम एनी हायर पी लेवल टू लोएस्ट एस लेवल विच इज 3s, द ग्रुप ऑफ ट्रांजिशंस 5p to 3s, 4p to 3s, 3p to 3s, 6p to 3s, all the transitions that originate from any higher p level to lowest s level which is 3s form a group and we call them principal series. So principal series is basically a group of all the transitions that originate from any higher p level to lowest 3s level. इसी तरीके से sharp series, all the transitions that originate from higher s levels to lowest p level which is 3p, मतलब सभी जो higher s हैं, lowest p कौन सा है 3p, इससे ऊपर s कौन से आ रहे हैं 4, 5, 6, इन सब से 3p पे पहुंचने वाली सीरीज जो है उन सब के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, शार्प सीरीज। शार्प का s, प्रिंसिपल का p, ये p से स्टार्ट होती है, s से स्टार्ट होती हैं। इसी तरीके से 3d से लोएस्ट 3p, लोएस्ट p 3p है और इससे ऊपर जो आ रहे हैं d वो कौन से हैं 3d, 4d, 5d, 6d, इन सब से ओरिजिनेट होके यहाँ तक आने वाली सारी सीरीज ट्रांजिशंस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज सीरीज। आप लोग कहेंगे डिफ्यूज सीरीज इज द ग्रुप ऑफ ऑल द ट्रांजिशंस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल द हायर d लेवल्स टू लोएस्ट p लेवल विच इज 3p, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज सीरीज। इस तरीके से फंडामेंटल, ऑल द ट्रांजिशंस दैट फॉर्म ग्रुप एंड ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल द हायर f लेवल्स टू, यहाँ पर आके ऊपर जाकर 5f होगा, 4f होगा, टू लोएस्ट 3d, ऊपर से कहीं से ही आएगी। सो दीज आर fundamental series. So fundamental series is a group of all the transitions that originate from all higher f levels to lowest d level. अब हमने यही क्यों बनाई, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एक सिलेक्शन रूल होता है। सिलेक्शन रूल होता है द रूल विच टेल्स अस विच ट्रांजिशंस आर अलाउड एंड विच आर नॉट अलाउड, विच आर फॉरबिडन। तो वही ट्रांजिशन यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, वही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इस रूल के अकॉर्डिंग रहेगी। डेल्टा L प्लस माइनस 1 होने का मतलब है s ऑर्बिटल्स के लिए L की वैल्यू हमें पता 0 होती है, यहाँ पर L की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर 2 होती है, यहाँ पर 3 रहती है। तो जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ से यहाँ जाएगा 1 माइनस 0 1, यहाँ से यहाँ जाएगा 1 माइनस यहाँ से यहाँ लोएस्ट पे जाना होता है तो इधर 3d ही है, यहाँ पर यहाँ से d से p आएगा 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, लेकिन d से s नहीं आ सकता, l से 2 0, 2 से 0 नहीं आ सकता, 2 माइनस 0 0, सो दिस ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड। इसी वजह से सिर्फ एक ही स्टेप इधर या उधर जाया जा रहा है। सो अलाउड ट्रांजिशंस आपको ध्यान रखनी होंगी। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे इस कैटेगरी के अंदर, यू विल राइट इन एन एक्साइटेड सोडियम एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एनी ऑफ हायर स्टेट, किसी भी एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड वी नो दैट लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज वेरी स्मॉल एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव टू स्पॉन्टेनियसली फॉल डाउन टू लोएस्ट लेवल एंड व्हेन इट विल जंप फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल इट विल रिलीज फोटॉन्स, इट विल रिलीज एनर्जी, और वही रेडिएशन हमें नजर आती है जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये इतनी कहानी इस कैटेगरी के अंदर जब आप लिख देंगे, इसके बाद आपको हेडिंग देना है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रम। यहाँ पर आप हेडिंग देंगे फाइन स्ट्रक्चर, और ये जो डायग्राम है इसको इरेज करके अब होगा क्या, इन लेवल्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब हमें, क्योंकि जब दो इलेक्ट्रॉन्स जो है जब हम हाई रेजोल्यूशन की स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ देखेंगे, आपको फाइन स्ट्रक्चर ऑफ, चलो मैं ये रेज कर देती हूँ, उसके बाद ही हम लिखेंगे। मैं ये दिखाना चाह रही थी आपको कि यहाँ पर ये 3p लेवल सिंगल लेवल है, लेकिन जब आप हाई रेजोल्यूशन की स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ देखेंगे आपको ये सिंगल ना होकर 2 नजर आएंगे, ये p 2 नजर आएंगे, ये p 2 नजर आएंगे, d 2, e 2, d 2, f 2, लेकिन s लेवल्स की कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब क्योंकि ये 2 बन गए हैं तो ये जो सिंगल ट्रांजिशन जा रही है ये हमें 2 का ग्रुप नजर आएगी, ये सिंगल जा रही है 2 का ग्रुप नजर आएगी, तो इसी तरीके से लाइंस की स्प्लिटिंग हो जाती है जिसको हम फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो लेट अस डिस्कस नाउ फाइन स्ट्रक्चर। तो स्पेक्ट्रल सीरीज हो गया, इसके बाद फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर मीन्स फाइन, और ज़्यादा बारीकी से देखना, और ज़्यादा माइन्यूटली, और ज़्यादा प्यार से सिस्टम को ऑब्जर्व करना। तो थर्ड नेक्स्ट जो हेडिंग हमारा रहेगा, सब हेडिंग दैट विल बी फाइन स्ट्रक्चर
in the spectrum of sodium, in the spectrum of sodium। आप लोग ऑलरेडी इसको ड्रॉ कर चुके होंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या डिस्कशन करनी होगी, फाइन स्ट्रक्चर के अंदर यू विल राइट whenever the spectrum of alkali metals will be observed by high resolution spectrograph, it will be observed that each line is splitted into multiplets. It may be a doublet, it may be a triplet, and it is because of spin orbit interaction। मैंने अभी आपको बताया कि ये ट्रांजिशंस टूट जाएंगी क्योंकि लेवल्स टूट चुके हैं। ये एक सिंगल लाइन, क्योंकि जब ये लेवल एक की बजाय दो होंगे तो ये हमें लगेगा ये एक नहीं, ये दो लाइन्स हैं, तो हमें डबलेट फील होगा। तो अब हमें वही शो करना है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन, जिसको हमने बहुत डिटेल के अंदर पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। आई विल ऑलवेज अर्जर्व कि आप लोग उन वीडियोस को देखकर फिर यहाँ पर पहुँचें, एंड स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से कॉन्सेप्ट्स जो आपके हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। क्लियर मतलब साफ नहीं, कुछ सब कुछ वॉश नहीं करना है निरमा सुपर। तो देखिए अब हमें बात करनी है यहाँ पर स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन की। हमें पता है एक्सेप्ट एस लेवल, एस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब लेवल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम जे क्या होता है, एल प्लस माइनस हाफ। यहाँ पर एल प्लस हाफ की एनर्जी रहती है हायर एंड एल माइनस हाफ की एनर्जी रहती है लोअर। जे इज टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम मीन्स क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन। एल प्लस हाफ मतलब हायर वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब फास्ट 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 घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। अब फास्ट घूमेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। आपको पता है, अब मैं आपको भी कहूँ कि आप गोल गोल घूमिए, जब आप गोल गोल घूमेंगे, आप तो धीरे 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 ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो यू आर स्टेबल, क्वाइट स्टेबल। लेकिन अब बहुत ज़ोर से जूम 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 करके बहुत तेज़ तेज़ घूमेंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ने के चांसेस रहेंगे, यू आर अनस्टेबल। तो यहाँ पर भी वही कहानी है, एल प्लस हाफ का एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है, उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। एल माइनस हाफ का एंगुलर मोमेंटम कम है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी लोअर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एस के लिए वैल्यू हमें पता है, एल की वैल्यू 0 होती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, तो उसके लिए जे हमेशा हाफ ही रहेगा, देयर इज नो स्प्लिटिंग। पी के लिए हमें पता है ये वैल्यू 1 होती है, तो जे प्लस हाफ और जे माइनस हाफ करेंगे तो 1/2 एंड 3/2 दो वैल्यूज आएंगी। 3/2 हायर एनर्जी, 1/2 लोअर एनर्जी। इसी तरीके से डी के लिए हमें पता है वैल्यू 2 रहती है, तो उसके लिए भी जे की दो वैल्यूज आएंगी। 2 प्लस हाफ मीन्स 5/2 एंड 2 माइनस हाफ मीन्स 3/2। तो इनको अब हमें यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम में बिल्कुल उसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। वही हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम शो करेंगे। यहाँ पर हमें पता है हमारी स्टेट लाई करती है 3s 1/2, टोटल एंगुलर मोमेंटम हमें शो करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर ड्रॉ करी थी 3p, वो 3p यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए s 1/2 ड्रॉ करूँगी, फिर मैं p 1/2 लूँगी, p 3/2 लूँगी, d 3/2 लूँगी और d 5/2 लूँगी। इसी तरीके से आप f ड्रॉ कर सकते हैं। तो 3s, अब मुझे 3p ड्रॉ करनी है। 3p यहाँ कहीं पर है, दो स्टेट्स बनेंगी 3p की, एक 1/2 और दूसरी 3/2। मुझे पता है 1/2 वाले की एनर्जी कम है और 3/2 की एनर्जी ज़्यादा है। 3p ड्रॉ हो गया। कमिंग ऑन टू 3d। 3d यहाँ कहीं पर रहेगा। इसमें भी मुझे पता है दो स्टेट्स हैं, एक 3/2 और एक 5/2। 3/2 वाले की एनर्जी ज़्यादा कम और 5/2 वाले की एनर्जी ज़्यादा, तो ये भी ड्रॉ हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू मुझे बात करनी है 3s हो गया 4s की। सो 4s जो है हमारा कहाँ लाई करता है, यहाँ कहीं पर लाई करेगा। 4s 1/2। अब 4p 4d 4f इसी तरीके से कहानी आगे चलेगी। 4p में भी अगेन दो रहेंगे, 4p 1/2, 4p 3/2। इसी तरीके से 4d भी दो रहेंगे, 4d 3/2 एंड 4d 5/2। यहाँ पर इसी तरीके से कहानी चलेगी 5 की। 5s 1/2 ऊपर 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 आप ड्रॉ करना चाहते हैं, आपकी शीट बहुत बड़ी होगी एग्जामिनेशन में, यू कैन ड्रॉ। मुझे आपको जस्ट समझाना है कि किस तरीके से मल्टीप्लेट्स बनते हैं। देखिए जो हमारी ट्रांजिशन थी वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होंगी ऑल द हायर लेवल से 3p लेवल पर। पहले मैं शार्प सीरीज़ की बात करने जा रही हूँ। शार्प सीरीज़ के अंदर 5s से 3p था, 4s से 3p था,
और वो 3p 1/2 भी हो सकता है, वो 3p 3/2 भी हो सकता है। इधर भी जा सकती हैं ये, इधर भी जा सकती हैं। तो बेसिकली ये दो ही लाइंस थी, एक यहाँ से यहाँ आई थी, एक यहाँ से पीपीआई, एक यहाँ से पीपीआई, लेकिन ये एक सिंगल लाइन के दो पार्ट बन गए, सिंगल लाइन के दो पार्ट बन गए। मतलब क्या हुआ कि डबलेट में कन्वर्ट हो गई है शार्प सीरीज। अदरवाइज ये एक सिंगलेट है, ये एक सिंगलेट ही है। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि एस लेवल्स की कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है, तो ओरिजिन जो है हमें तो वहीं से देखना है ना, जो ओरिजिन है वो तो सिंगल लाइन से ही हुआ है। दैट इज वाई हम कहेंगे कि जो शार्प सीरीज है उसमें सिंगलेट ही रहता है। ये अपना इसने सिंगलेट बना रखा है, ये अपना इसने एक सिंगलेट बना रखा है, ये अलग, ये अलग, बट दीज आर शार्प सीरीज। तो शार्प सीरीज के अंदर एक लाइन हमें टूटी हुई फील नहीं होगी। कमिंग ऑन टू प्रिंसिपल सीरीज, वहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि जहां से ट्रांजिशंस को स्टार्ट होना है, जैसे 3p से 3s 1/2 वाली थी। इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट मेंबर ऑफ प्रिंसिपल सीरीज विच वाज फ्रॉम 3p टू 3s, वहां पर स्टार्ट जहां से होना है ट्रांजिशंस को, वो दो बन गई हैं लेवल्स। तो एक जो 3p से 3s वाली एक लाइन थी, वो बेसिकली मुझे लगेगा कि दीज आर टू लाइन्स, 3p 1/2 टू 3s 1/2 एंड 3s 1/2 टू 3p 3/2 टू 3s 1/2। तो इसी तरीके से जो लाइंस हैं ये वाली 4p से जो यहाँ आएंगी सेकंड मेंबर, ये वाला 4p वाला, तो ये भी दो हो गया, मतलब ये एक डबलेट है, ये दूसरा डबलेट है। सो प्रिंसिपल सीरीज जो है उसमें हमें क्या मिल रहे हैं, डबलेट्स मिल रहे हैं, मतलब एक लाइन दो दो में स्प्लिटेड अप मिल रही है। कमिंग ऑन टू डिफ्यूज सीरीज, डिफ्यूज सीरीज के अंदर भी 3d से जाना था, ये वाली लाइन भी हमें ऐसे लगता है कि दो, क्योंकि लेकिन यहाँ पर थोड़ी खास बात ये है कि जहाँ से स्टार्ट होना है वो भी दो लेवल्स हैं, जहाँ पर एंड होना है वो भी दो लेवल्स हैं। तो यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ भी जाएगी, यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ भी जाएगी। सो देयर आर 4 पॉसिबल ट्रांजिशंस, बट जिनमें से एक सिलेक्शन रूल रहता है, डेल्टा j इज इक्वल टू ±1 0। इस रूल के अकॉर्डिंग एक ट्रांजिशन फॉरबिडन हो जाती है और बाकी 3 बच जाती हैं। तो ये हमारा ट्रिपलेट बन जाता है, किसमें, डिफ्यूज सीरीज में। एग्जैक्टली सेम ट्रिपलेट मिलता है हमें फंडामेंटल सीरीज में। तो शार्प सीरीज सिंगलेट रहती है, प्रिंसिपल सीरीज डबलेट हो जाती है, और डिफ्यूज एंड फंडामेंटल ट्रिपलेट हो जाती हैं कि 3-3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। होनी 4 में चाहिए थी, बट यहाँ पर सिलेक्शन रूल है डेल्टा j ±1 एंड 0 और 0 बेसिकली मुझे कहना चाहिए, बट 0 to 0 ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड। j इज इक्वल टू 0 टू j इज इक्वल टू 0 जो है वो अलाउड नहीं है हमारे यहाँ पर। j0 तो पॉसिबल नहीं, मतलब p 1/2 जैसे ये था, 1/2 से 1/2 वाली जो ट्रांजिशन रहेगी वो पॉसिबल नहीं होगी। इसी तरीके से देखिए जो ये सिंगलेट के अंदर मैंने ड्रॉ कर दी 5s 1/2 to 3p 1/2, दिस ट्रांजिशन विल नॉट बी अलाउड। इसी तरीके से 4s 1/2 to 3p 1/2, इट इज़ नॉट अलाउड। तो ये एक अलाउड रह गई हमारा, ये एक ही सिंगलेट बचा। एस स्टेट में एक सिंगलेट बचा, p में 3/2 से 1/2, 1/2 से 3/2, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 3p 3/2 से 1/2, ये 1/2 से 3s 1/2 में, s 1/2 में जा रही है ये। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ये हमारी कहाँ से आएगी, 3p 1/2 ये यहाँ से आएगी, दिस वन विल बी फ्रॉम दिस। तो ये जो ट्रांजिशंस हमारी रहती हैं 3p 1/2 टू 3s, यहाँ पर तो हमारा वो भी चेंज हो गया ना, l भी चेंज हो रहा है। सो इफ l इज सेम देन प्रॉब्लम अकर्स, तो ये डबलेट है। इसी तरीके से यहाँ पर ये ट्रिपलेट। ये कहने का मतलब क्या है कि जो फर्दर आप यहाँ फोकस कीजिए कि 3d 3/2 से 3d 3p 3/2, ये 3d 5/2 से 3d 3/2 से 3dp 3/2, यहाँ पर j ये डिफरेंट हो गया, d 5/2 एंड ये d 5/2, दिस ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड, दिस ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पर l भी 0 एंड l0 इज नॉट अलाउड एंड j0 जो है वो भी अलाउड नहीं है। और यहाँ पर ट्रांजिशंस 3d 3/2 से 3p 1/2, 3d 5/2 से एंड 3p 1/2, यहाँ तक जाएगी ये, यहाँ तक, एंड 3d 3/2 टू 3p 1/2। तो 3 ट्रांजिशंस यहाँ बनेंगी विच आर अलाउड। तो आपको कहना है कि सिंगलेट जो शार्प सीरीज है दैट रिमेन सिंगलेट, एंड जो प्रिंसिपल सीरीज है दैट इज डबलेट, फंडामेंटल एंड डिफ्यूज आर ट्रिपलेट्स। इसके बाद आपको यहाँ पर हेडिंग देना है डी लाइंस ऑफ सोडियम, डी लाइंस ऑफ
सोडियम। डी लाइंस ऑफ सोडियम में आप बात करेंगे कि प्रिंसिपल सीरीज स्टार्ट फ्रॉम पी स्टेट टू लोएस्ट 3s level. These lines are allowed doublets, all doublets, because they start from doublet p level and end at singlet s level. Doublets होंगे क्योंकि doublet से start हो रहे हैं. First two members of principal series are due to transitions 3p 3/2, 3p 3/2 से 3s 1/2, 3s 1/2 and 3p 1/2 to 3s 1/2. These are two transitions which are possible in case of सोडियम की जो प्रिंसिपल सीरीज का फर्स्ट मेंबर्स जो हैं वो दो में डिवाइड हो गए। अब 3/2 वाला लेवल ऊपर है और ये नीचे, तो ये गैप इस गैप की बजाय थोड़ा ज़्यादा है, एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो वेवलेंथ का गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस करस्पॉन्ड्स टू 5890 एंगस्ट्रॉम एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू 5896 एंगस्ट्रॉम। ये ट्रांजिशन होती है तो 5890 एंगस्ट्रॉम रेडिएशन बाहर आती है, ये ट्रांजिशन होती है तो 5896 एंगस्ट्रॉम बाहर आती है। एंड वी कॉल them D lines of sodium and they lie in yellow region of visible spectrum. इनके अलावा बाकी सब लाइन सोडियम की they lie in UV region. आपको जो मैंने बोला आपको यही सब एग्जामिनेशन में लिखना है। After stating D lines you will write that all other lines of principal series are in UV region. अब जो ट्रिपलेट्स बने थे इनको हम कंपाउंड डबलेट्स कहना शुरू कर देते हैं। वी डोंट कॉल देम ट्रिपलेट्स बिकॉज ये एक्चुअली में 4 थे, उनमें से एक फॉरबिडन हो गया। सो इसके बाद आपको यहाँ पर हेडिंग देना है कंपाउंड डबलेट्स। लास्ट हेडिंग आप यहाँ पर देंगे कंपाउंड डबलेट्स। कंपाउंड डबलेट्स में आप लोग बात करेंगे कि ट्रांजिशंस फ्रॉम डी लेवल टू 3p स्टेट की राइज टू डिफ्यूज सीरीज। 3p स्टेट से जो ये वाले 3p स्टेट से डिफ्यूज सीरीज की बात करनी थी हमें, सॉरी 3d स्टेट से 3p स्टेट तक जाने वाली जो ट्रांजिशंस है दोज गिव राइज टू diffuse series. All diffuse series is a group of series you can say that start from any higher d state to lowest p, और lowest p क्या है 3p. So all the d levels to 3p level जाने वाली transitions जो हैं those constitute diffuse series. The fundamental series is produced from transitions from f level to lowest d state which is 3d. So both diffuse and fundamental series start from doublet and end at doublet. Start होने वाले भी दो levels हैं और end होने वाले भी दो levels हैं. So there are 4 possible transitions, but one of the transitions is not allowed according to the selection rule delta j plus minus 1 और 0. उसके अकॉर्डिंग वो अलाउड नहीं रही. डेल्टा j भी तो प्लस माइनस 1 होना चाहिए ना, 0 तो बाद की बात है. प्लस माइनस 0 अलाउड है बट प्लस माइनस 1 इज नॉट अलाउड. सॉरी, सो 0 वाला जो 3/2 से 3/2 दैट इज अलाउड, बट प्लस माइनस 1 से अगर ज़्यादा चला है 5/2 से अगर आप 1/2 आएंगे तो 5/2 माइनस 1/2 विल गिव यू डेल्टा j2. सो दैट इज नॉट अलाउड. तो इसी वजह से यहाँ पर ये डेल्टा जे जो हमने एक इरेज किया था S1/2, ये वाला S1/2 to 3p 2/2, दिस इज ऑल्सो अलाउड. तो ये भी एक सिंगलेट अलाउड है शार्प सीरीज का, ये सिंगलेट भी अलाउड है शार्प सीरीज का. वहाँ बाय मिस्टेक इरेज हो गया कि बिकॉज j इज इक्वल टू 0 अलाउड है, बट 0 to 0 इज नॉट. j इज इक्वल टू 0 to 0 इज नॉट अलाउड. यहाँ पर j 0 किसी का नहीं है. तो इस वजह से हमें फोकस करना है डेल्टा j इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 पर. अब आपको एग्जाम्पल देना होगा इसके बाद यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल इन डिफ्यूज सीरीज ऑल द ट्रांजिशंस फ्रॉम 3d स्टेट्स टू 3p स्टेट आर नॉट अलाउड. कौन कौन सी 4 ट्रांजिशंस हो रही हैं आप लोग अब ध्यान से देखिए. 3d 5/2 से स्टार्ट होगी ट्रांजिशन, कहाँ तक जाएगी 3p 3/2 तक जाएगी. 5/2 से 3/2 तक पॉसिबल है. और इसके अलावा एक ट्रांजिशन ये होगी 5/2 से, और दूसरी हो जाएगी एक और हो जाएगी 5/2 से p 1/2. 3d 5/2 से 3p 1/2, ये 2 ट्रांजिशंस हो गई. फिर उसके बाद 3d 3/2 से 3p 3/2 एंड 3d 3/2 से 3p 1/2. अब आप यहाँ पर चेक कीजिए सिलेक्शन रूल्स. यहाँ पर डेल्टा L 1 है, डेल्टा L 1 है, 1 है, 1 है. डेल्टा L के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाइड है. डेल्टा J चेक करिए 5/2 माइनस 3/2, 5/2 से 3/2, 5 माइनस 3/2 2/2 1. सो दिस इज अलाउड, ये अलाउड ट्रांजिशन है. 5/2 माइनस 1/2 दिस इज नॉट अलाउड क्योंकि यहाँ पर डेल्टा J क्या आ रहा है,
1 आ रहा है, डेल्टा जे 2 आ रहा है, दैट इज नॉट अलाउड, ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। 3/2 माइनस 3/2 डेल्टा जे 0 हो गया, दिस इज अलाउड। 3/2 से 1/2 डेल्टा जे 1 हो गया, दिस इज अलाउड। सो ये 3 ट्रांजिशन अलाउड रहेंगी और एक ट्रांजिशन फॉरबिडन हो जाएगी। देयरफॉर लाइंस फ्रॉम डिफ्यूज एंड फंडामेंटल आर ट्रिपलेट्स and the triplet of lines is called compound doublet. Therefore sodium spectrum contains compound doublets and only doublets. So all other alkali metals have similar spectrum and they will behave just like sodium. आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं पर कोई डिस्क्रिपेंसी है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, so you can ask the questions in comment section. आपको ध्यान रखना है, शार्प सीरीज़ जो है वो सिंगलेट्स दे रही है और प्रिंसिपल सीरीज़ डबलेट्स दे रही है, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल कंपाउंड डबलेट्स दे रही हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रा ऑफ alkali metals. Thank you so much.